हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग आईवी की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक और कुछ बहुत ही अहम अदालती फैसलों पर है जिन्होंने मतलब इनके मायने तय किए हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले भाग आईवी का असल मकसद क्या है? देखिए, ये सिद्धांत सरकार के लिए हैं एक तरह से नैतिक गाइडलाइंस अच्छा। कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए। और अनुच्छेद 36 वो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। हाँ, वही परिभाषा जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के लिए है। बिल्कुल वही। मतलब केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और सारी लोकल अथॉरिटीज। हाँ, ताकि ये पता रहे कि ये निर्देश किसके लिए हैं। ठीक है। और यहीं पर अनुच्छेद 37 में एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या है वो? ये साफ कहता है कि ये सिद्धांत कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। अच्छा, तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता इनको लागू करवाने? नहीं, सीधे सीधे नहीं। लेकिन अनुच्छेद 37 ये भी कहता है कि ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं। मौलिक, फंडामेंटल। हाँ, फंडामेंटल इन गवर्नेंस। और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो कानूनी दबाव नहीं, पर नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। समझ गई। मतलब कानूनी तौर पर बाध्य नहीं, पर फिर भी बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, कुछ मुख्य सिद्धांतों को देखते हैं। अनुच्छेद 38 कल्याण हो। और असमानता कम करने की बात भी है शायद इसमें। हाँ, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता कम करने का प्रयास। और अनुच्छेद 39, ये तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, ये काफी व्यापक है। ये कुछ खास नीतियां बताता है, जैसे सभी नागरिकों को, स्त्री पुरुष सबको आजीविका के साधन मिलें। जो समाज के संसाधन हैं उनका बंटवारा ऐसा हो कि सबका भला हो। पैसा और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में न सिमट जाएं। और वो समान काम समान वेतन वाली बात भी इसी में है। जी, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम का समान वेतन, और श्रमिकों के स्वास्थ्य और बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न हो। और फिर 39A भी है जो बाद में जोड़ा गया। हाँ, 42nd संशोधन से ये कहता है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, ताकि कोई न्याय से वंचित न रहे। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके बाद अनुच्छेद 40 आता है, जो गांधीवादी सोच दिखाता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। हाँ, स्वशासन की इकाइयां। जी। फिर अनुच्छेद 41 है, जो कुछ स्थितियों में जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार की बात करता है। और 42? अनुच्छेद 42 काम की अच्छी मानवीय दशाएं और मिटर्निटी रिलीफ यानी प्रसूति सहायता की बात करता है। ठीक है। और 43? वो मजदूरी से जुड़ा है। हाँ, अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारों को कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि वो ठीक से जी सकें, एक सभ्य जीवन स्तर हो और अवकाश भी मिले। इसमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी है। और फिर 43A भी है, जो उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी की बात करता है। जी, ये भी 42वें संशोधन से आया। मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। अच्छा, अब आता है अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो हमेशा चर्चा में रहता है। हाँ, ये राज्य से अपेक्षा करता है कि वो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। हाँ, ठीक है। और अनुच्छेद 45? शिक्षा वाला। हाँ। पहले इसमें 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा थी। हाँ। पर 86 में संशोधन 2002 के बाद शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार बन गया। हाँ, राइट टू एजुकेशन। तो अब अनुच्छेद 45 का फोकस बदल गया है। अब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान पर जोर देता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। इसके बाद कमजोर वर्गों के लिए भी कुछ है? जी। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। और स्वास्थ्य? वो अनुच्छेद 47 में है। लोगों का पोषण स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इसी में शायद नशीले पदार्थों पर रोक की बात भी है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और ड्रग्स के सेवन को रोकने का प्रयास करना भी इसी में आता है। फिर कृषि और पर्यावरण पर आते हैं। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने को कहता है। खासकर गायों और दूसरे दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने की बात है इसमें। और 48A? ये भी बाद में जुड़ा। जी, 42वें संशोधन से
ये पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। ये तो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है। अब शासन प्रणाली से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 50। ये बहुत महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए। हाँ, शक्तियों का पृथक्करण। और आखिर में अनुच्छेद 51। ये भारत की विदेश नीति का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना और विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना। तो ये थे अनुच्छेद 36 से 51 तक के मुख्य निर्देशक सिद्धांत। संक्षेप में हमने देख लिए, पर जैसा हमने शुरू में कहा, ये कोर्ट में लागू नहीं होते। जी हाँ। और यहीं पर भाग 3 के मौलिक अधिकारों के साथ इनका मतलब एक जटिल रिश्ता बनता है ना? बिल्कुल। क्योंकि मौलिक अधिकार तो लागू करवाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी रिश्ते पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही लैंडमार्क फैसले आए हैं। हाँ, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले वो चंपकम दोराईराजन मामला 1951 का। जी। उसमें कोर्ट ने साफ कहा कि निदेशक सिद्धांत यानी DPSPs मौलिक अधिकारों के अधीन रहेंगे। अगर दोनों में टकराव हो तो मौलिक अधिकार मान्य होंगे। DPSPs के लिए मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। यानी उस समय मौलिक अधिकार ऊपर थे। हाँ, फिर आया 1967 में गोलकनाथ मामला। इसमें कोर्ट ने और भी कड़ा रुख लिया। कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए संविधान में संशोधन कर ही नहीं सकती। अच्छा, तो संसद की शक्ति पर ही सवाल उठ गया। हाँ, एक तरह से। लेकिन फिर आया वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला 1973 में। ये तो बहुत सुना है। इसने क्या बदला? इसने गोलकनाथ के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी। लेकिन वो संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहीं से आई। तो संशोधन हो सकता है, पर एक सीमा के अंदर। बिल्कुल। इसने संसद की शक्ति वापस दी, पर एक लगाम के साथ। और फिर मिनर्वा मिल्स 1980 का। हाँ, मिनर्वा मिल्स मामले में कोर्ट ने इस संतुलन को और मजबूत किया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत दोनों संविधान के लिए जरूरी हैं। इनके बीच का संतुलन और सामंजस्य ये खुद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अच्छा, मतलब दोनों के बीच बैलेंस? जी। संसद संशोधन करके इस बैलेंस को खत्म नहीं कर सकती, किसी एक को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं कर सकती। तो अगर हम इन सब फैसलों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? मौलिक अधिकारों में है और सामाजिक कल्याण, जिसका लक्ष्य निदेशक सिद्धांत रखते हैं, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं, जैसे रथ के दो पहिए। सही। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत खास हिस्से पर बात कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो हमें अधिकारों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। जी हाँ, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। हमारे पास है संविधान का भाग IVA, अनुच्छेद 51A। इसे, जैसा हम जानते हैं, 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इन कर्तव्यों को लाने का एक मकसद शायद ये भी था कि नागरिकों में एक अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, वो भावना जगाई जाए। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? पहला है 51A। ये कहता है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। या गान के सम्मान तक की बात नहीं है। संविधान का पालन मतलब कानून का राज मानना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसमें यकीन रखना। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा कर्तव्य 51AB, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, उनको अपने दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना। अच्छा, यानी सिर्फ आज़ादी का दिन मना लेना काफी नहीं है, बल्कि वो जो वैल्यूज थी जिनके लिए लड़ाई हुई, जैसे लोकतंत्र, बराबरी, भाईचारा, उनको समझना और अपनी जिंदगी में उतारना भी जरूरी है। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा कर्तव्य 51AC, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, मतलब उसे बनाए रखना। तो ये पहला ग्रुप हो गया राष्ट्र के प्रति हमारी बेसिक जिम्मेदारियां। दूसरे ग्रुप में हम उन कर्तव्यों को रख सकते हैं जो राष्ट्रीय सेवा और सामाजिक भाईचारे पर, सद्भाव पर जोर देते हैं। पहले 51AD को देखें। देश की रक्षा करना और जब जरूरत पड़े
आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा, इसका मतलब सिर्फ फौज में जाना है या इसका कुछ और बड़ा मतलब है? बिल्कुल, लेकिन राष्ट्र की सेवा तो कई तरह से हो सकती है। अपने आस पड़ोस में, अपनी कम्युनिटी में योगदान देना, किसी आपदा के समय मदद करना, देश की तरक्की में अपना जो भी छोटा बड़ा हिस्सा है वो डालना, ये एक एक्टिव सिटीजनशिप की बात करता है। और ये एक्टिव होना सिर्फ बाहरी खतरों के लिए नहीं है, बल्कि देश के अंदर भी सद्भाव बनाने के लिए जरूरी है। 51E ये कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग इन सब पर आधारित भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं को छोड़ना जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हैं। अनेकता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले वो सामाजिक सुधार को भी नागरिक कर्तव्य का एक अहम हिस्सा मानते थे। ये सिर्फ पर्सनल मामला नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। 51AF हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सामाजिक संस्कृति या जिसे कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसका मतलब है हमारी मिली-जुली विरासत, जिसमें बहुत सारी धाराएं आकर एक साथ बहती हैं। तो इसका मतलब सिर्फ पुरानी इमारतों या कह लें आर्ट को बचाना नहीं है, बल्कि वो जो डाइवर्सिटी है, साथ रहने की जो भावना है, जो हमारी पहचान है, उसको जिंदा रखना है। इसके बाद कौन से कर्तव्य आते हैं? अनुच्छेद G, H और I की बात करें। हाँ, तीसरा समूह हम कह सकते हैं पर्यावरण, वैज्ञानिक सोच और नागरिक जिम्मेदारी। पहले 51A को लेते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। इसमें वन, झील, नदी और वन्यजीव सब शामिल हैं, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हर नागरिक का कर्तव्य बताया गया है। इसमें सिर्फ रक्षा नहीं, सुधार की भी बात है। और साथ में सिर्फ पेड़ पौधे या जानवर नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के प्रति दया का भाव रखना। ये हमारे और प्रकृति के बीच के रिश्ते को एक तरह से नैतिक आधार देता है। और इसी प्रगतिशील सोच को आगे बढ़ाता है अगला कर्तव्य 51A। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं। इनका यहाँ क्या मतलब समझा जाए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब सिर्फ साइंस पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है तर्क से सोचना, चीजों पर सवाल उठाना, सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाना, अंधविश्वासों से दूर रहना। ये एक तरह से जागरूक और समझदार नागरिक बनने की प्रक्रिया है। मानववाद का अर्थ है इंसान की गरिमा, उसकी वैल्यूज को सबसे ऊपर रखना, समस्याओं को इंसानी नजरिए से देखना और हल करना। और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का मतलब है लगातार सीखते रहना और खुद को, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। ये तीनों मिलकर एक लॉजिकल, ह्यूमेन और प्रोग्रेसिव समाज बनाते हैं। और इसी नागरिक समझ से जुड़ा है अगला कर्तव्य 51AI, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ये बहुत सीधा और स्पष्ट कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो बस हो या कोई ऐतिहासिक इमारत या फिर किसी भी तरह की हिंसा का रास्ता अपनाना, ये सब इस कर्तव्य के खिलाफ है। ये एक सभ्य समाज के चलने के लिए आप कह सकते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आखिर में दो कर्तव्य बचते हैं, J और K। इन्हें हम एक चौथा समूह मान सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता और शिक्षा। ये भविष्य की ओर देखने वाले कर्तव्य हैं। कर्तव्य 51A कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास, इसका मतलब क्या है? मतलब हर किसी को नोबेल प्राइज जीतना है या क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उत्कर्ष या एक्सीलेंस का सीधा सा मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे अकेले या किसी टीम में, उसे अपनी पूरी क्षमता से सबसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना। ये एक किसान पर भी लागू होता है, एक टीचर पर भी, एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक खिलाड़ी, हर किसी पर। जब हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा तो जाहिर है देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ये लगातार इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की बात है। और अंतिम कर्तव्य 51A के, ये तो शायद बाद में जोड़ा गया था, है ना? हाँ, बिल्कुल।
ये कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया था। ये कहता है, यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 साल से 14 साल तक की आयु वाले अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो, प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अच्छा, तो ये खासतौर पे पेरेंट्स या गार्डियंस के लिए है। जी, इसे जोड़ने से जो शिक्षा का अधिकार है, जो अब अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार भी है, उसे और बल मिला। ये दिखाता है कि बच्चों की शिक्षा सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि परिवार की भी एक अहम जिम्मेदारी है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर, मतलब भाग वी पर बात करेंगे। जी, भाग वी, जो अनुच्छेद 52 से शुरू होकर 123 तक जाता है।